श्वसन की क्रियाविधि पढ़ने से पहले अपन श्वसन की क्रियाविधि से संबंधित कुछ संरचनाओं की बात करते हैं, जो संरचनाएं हमें काम आने वाली है क्रियाविधि को समझने में। तो देखिए, हमें पता है कि हमारे फेफड़े वक्षी गुहा में होते हैं, बताया था। और वक्षी गुहा कैसा वायुरोधी कक्ष होता है। वायुरोधी कक्ष होने का क्या फायदा होता है कि वक्षी गुहा का आयतन बढ़ेगा तो अंदर फेफड़ों का आयतन भी बढ़ेगा, और वक्षी गुहा का कम होगा तो फेफड़ों का आयतन भी कम होगा। तो मतलब वक्षी गुहा के आयतन पर निर्भर करेगा फेफड़ों का आयतन, ठीक है। और फेफड़े जिस संरचना में रखे रहते हैं, रखे होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, डायफ्राम। डायफ्राम क्या होता है, एक तरह का पेशीय पट होता है। पेशीय पट होता है तो कहां पर होता है, उदर गुहा और वक्षी गुहा के बीच में, यहां पर होगा, जिसके ऊपर फेफड़े रखे होते हैं, ठीक है। इस तरह से होता है गुंबदाकार। डायफ्राम का आकृति देखें तो कैसी होती है, ये गुंबदाकार होता है। ये गुंबद के समान संरचना होती है कुछ इस तरह से, ये संरचना होती है। अच्छा, इसकी जो पेशियां होती है ना, इसकी पेशियों को कहते हैं, इसकी पेशियों को अपन कहते हैं फ्रेनिक पेशी। क्या कहलाती है, फ्रेनिक पेशी कहलाती है। और जब डायफ्राम का संकुचन होता है, मतलब फ्रेनिक पेशियों का संकुचन होता है, तब ये इस तरह से नीचे की ओर आता है। तो किस तरफ आएगा, नीचे की ओर, मतलब क्या हो जाता है, चपटा हो जाता है। संकुचन होने पर डायफ्राम किस ओर आता है, नीचे की ओर, मतलब ये चपटा हो जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि अगले बच्चे संकुचन की क्रियाविधि पढ़ेंगे तो उसमें ये बात काम आने वाली है। तो भाई डायफ्राम पेशीय पट है, गुंबदाकार है, संकुचन होगा तो क्या होगा, नीचे ऐसे आएगा, इस तरीके से ना। संकुचन होगा तो ऐसे हो जाएगा, अभी ऐसा है, संकुचन होगा तो ये हो जाएगा, मतलब ऐसा होगा, संकुचन के समय नीचे आ जाएगा, ठीक है ना, चपटा हो जाएगा। दूसरी संरचना जो यहाँ काम करने वाली है, जो हमें काम आने वाली है पेशीय संकुचन को समझने में, ये होती है इंटरकोस्टल मसल। इंटरकोस्टल मसल, या इनको अपन कहते हैं अंतरापरशुक पेशी। इंटरकोस्टल मसल या क्या कहते हैं इनको, अंतरापरशुक पेशियां कहते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, अंतरापरशुक पेशियां क्या होती हैं, हमारी जो पसलियां होती है, कितनी पसलियां हैं, मतलब सामान्य व्यक्ति में कितनी पसलियां होती हैं, तो सामान्य व्यक्ति में 24 होते हैं। इन पसलियों के बीच में जो पेशियां होती हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, अंतरापरशुक पेशी। मतलब अंतरापरशुक पेशियां क्या है, पसलियों के मध्य, पसलियों के मध्य स्थित जो पेशियां होती हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, उनको अपन कहते हैं अंतरापरशुक पेशी, जो कहां पर स्थित होती है, पसलियों के बीच में। जैसे जो हमारी पसलियां होती है, जैसे ये तो उरोस्थी हो गई, ये स्टर्नम होता है ना, उरोस्थी, यहाँ पर पसलियां होंगी, जैसे जैसे पसलियां पीछे से आकर जुड़ती हैं, ये हो गई पसली जो सामने आकर उरोस्थी से जुड़ रही है। यहाँ पर उरोस्थी से जुड़ती है, ये वाली हड्डी कौन सी है, उरोस्थी होती है, स्टर्नम। तो पीछे से पसलियां आकर इससे जुड़ती हैं, तो पसलियों के बीच में कुछ पेशियां पाई जाती हैं यहाँ पर, इसको अपन क्या बोलते हैं, अंतरापरशुक पेशी। ऐसी पेशियां होती हैं इनके बीच में, इन्हीं को अपन कहते हैं क्या, अंतरापरशुक पेशियां, ठीक है। और ये जो अंतरापरशुक पेशी है, ये क्या बोलते हैं, इंटरकोस्टल, इनको क्या कहेंगे, इंटरकोस्टल मसल। ये जो अंतरापरशुक पेशियां हैं, ये दो प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है EICM, EICM जिसको कहते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, या इसको अपन कहते हैं बाह्य अंतरापरशुक, बाह्य अंतरापरशुक पेशियां। तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स या क्या कहते हैं, बाह्य अंतरापरशुक पेशियां, और एक होती है अंतः अंतरापरशुक पेशियां। तो बाह्य अंतरापरशुक पेशियों के बारे में अपन को याद रखना है कि जब इन पेशियों का संकुचन होता है, जब इन पेशियों का संकुचन होता है, तो ये उरोस्थी को आगे व ऊपर की ओर ले जाती है, उरोस्थी को आगे व ऊपर की ओर ले जाती है। मतलब देखिए, जब मैं कहूंगा आपसे कि बाह्य अंतरापरशुक पेशियों का संकुचन हुआ, मतलब ये उरोस्थी को कहां ले जाएगी, हल्का सा आगे और ऊपर की तरफ ले जाएगी, आगे और ऊपर की तरफ ले जाएगी, ठीक है। तो इसके संकुचन से ये काम होता है। दूसरी पेशियां जो होती हैं वो होती हैं IICM। IICM का मतलब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल या क्या कहेंगे, अंतः अंतरापरशुक, अंतः अंतरापरशुक पेशी है। और ध्यान रखिएगा, जब इस पेशियों का मैं कहूंगा संकुचन होता है, तो इनके संकुचन से क्या होता है, ये पसलियों को अंदर की ओर खींचती हैं। ये क्या करती हैं, पसलियों को, ये पसलियों को अंदर की तरफ खींचती है, जो हमारी पसलियां हैं उनको अंदर की तरफ पुल करती हैं, ठीक है। तो ये तीन चीजें क्लियर है आपको। पहले तो क्या याद रखना है कि जो डायफ्राम है अपना, जो कि मध्यपट है, ये मध्यपट वक्षी गुहा और उदर गुहा को पृथक करता है। कैसा होता है, गुंबदाकार। इसकी पेशियों को अपन क्या बोलते हैं, इसकी जो पेशियां हैं उसको क्या बोलते हैं, फ्रेनिक पेशियां। जब ये संकुचित होती हैं तो ये नीचे की तरफ आता है, मतलब चपटा हो जाता है, ठीक है। तो ओरिजिनल कैसा होता है, गुंबदाकार। और दूसरा जो अंतरापरशुक पेशियां है, तो हमने कहा पसलियों के बीच में है, दो प्रकार की है, बाह्य अंतरापरशुक और अंतः अंतरापरशुक। तो जब बाह्य अंतरापरशुक पेशियों का संकुचन होगा तो ये उरोस्थी आगे और ऊपर जाएगी, और अंतः अंतरापरशुक पेशियों का संकुचन होगा तो ये पसलियों को अंदर की तरफ खींचेगी। इतनी बात क्लियर है, चलो ठीक है। अब देखते हैं क्रियाविधि कैसे होती है, श्वसन होता कैसे है, अब उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन श्वसन की क्रियाविधि में बात करेंगे अंतः श्वसन की। श्वसन की क्रियाविधि में पहला अपन क्या पढ़ रहे हैं, अंतः श्वसन, या जिसको कहते हैं इंस्पायरेशन। अंतः श्वसन की बात करते हैं, इंस्पायरेशन की बात करते हैं। तो देखिए, जब अंतः श्वसन होता है या इंस्पायरेशन होता है, तो इस समय एक तो संकुचन किसका होगा, डायफ्राम का। डायफ्राम का संकुचन मतलब अपन क्या कह सकते हैं, फ्रेनिक पेशियों का, एक तो फ्रेनिक पेशियों का संकुचन हुआ,
ठीक है, किसका संकुचन हुआ? फ्रेनिक पेशियों का। फ्रेनिक पेशियों का मतलब डायफ्राम का। अच्छा, जब डायफ्राम का संकुचन हुआ तो डायफ्राम कहाँ आया? तो डायफ्राम, इनके संकुचन से जब फ्रेनिक पेशियों का संकुचन होता है तो इस संकुचन से क्या होता है, जो डायफ्राम होता है वो किस तरफ जाता है? डायफ्राम नीचे की ओर जाता है। डायफ्राम कहाँ गया? नीचे की ओर। जब डायफ्राम नीचे की ओर गया तो आप बताओ ये गुहा का आयतन घटा है? वक्षी गुहा का आयतन बढ़ेगा ना, क्योंकि नीचे ये गुहा थी, नीचे डायफ्राम था, ये नीचे गया तो ये जो आयतन था ये क्या हुआ? आयतन बढ़ गया। तो डायफ्राम नीचे की ओर गया मतलब इसमें वक्षीय गुहा का आयतन क्या हुआ? वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर? दूसरी बात देखिए, दूसरी बात हम कहेंगे यहाँ EICM का संकुचन हुआ। EICM का मतलब बाह्य अंतरापलशु पेशियां, उनका संकुचन हुआ जिससे उरोस्थी कहाँ गई? आगे और ऊपर की ओर। इसका संकुचन हुआ जिसके कारण जो उरोस्थी थी, उरोस्थी या स्टर्नम जिसको अपन कहते हैं, आगे और ऊपर की ओर गई। तो उरोस्थी जब आगे और ऊपर गई तो वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ा कि कम हुआ? आयतन बढ़ गया। तो इससे भी क्या हुआ? इस कारण से भी वक्षीय गुहा का जो आयतन था वो वक्षीय गुहा का आयतन क्या हो गया? इस वजह से भी वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ गया। मतलब वक्षीय गुहा का आयतन दोनों बातों से बढ़ा। जब डायफ्राम का संकुचन हुआ तब भी बढ़ा, जब EICM का संकुचन हुआ तब भी बढ़ा। बस दोनों में दिशाएं अलग थी, दोनों में दिशाएं अलग थी। वक्षीय जब ये वाला संकुचन हुआ था तो ऐसे बढ़ा था, मतलब अग्र पश्चिम दिशा में, ऊपर अग्र नीचे पश्चिम, तो ऐसा बढ़ा था अग्र पश्चिम दिशा में। जब उरोस्थी आगे और ऊपर गई तो आयतन ऐसे बढ़ा। ये मतलब अधर पृष्ठ, ये वाली अधर है, पीछे पृष्ठ, ये जब आगे और ऊपर गया तो वक्षीय गुहा का आयतन अधर पृष्ठ बढ़ा। ठीक है ना, आयतन दोनों में बढ़ा है। वक्षीय गुहा का आयतन इसमें जो बढ़ा था वो कैसा बढ़ा था? अग्र पश्चिम दिशा में, अग्र पश्चिम, और यहाँ पर जो बढ़ा वो कैसा बढ़ा? अधर पृष्ठ। आयतन दोनों से बढ़ेगा। अब वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ेगा तो फेफड़ों का आयतन भी, भाई वायुरोधी का मतलब तो यही है कि वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ा तो अंदर फेफड़ों का आयतन भी क्या होगा? तो फेफड़ों का आयतन भी बढ़ेगा। तो इन दोनों के कारण क्या हुआ? जो फेफड़ों का आयतन था जिसको अपन कहते हैं फुफ्फुसीय आयतन, फेफड़ों का आयतन या फुफ्फुसीय आयतन, पल्मोनरी वॉल्यूम, ये क्या हुआ? फुफ्फुसीय आयतन बढ़ गया ना, फेफड़े भी चारों तरफ खींचे ना तो उनका आयतन भी क्या हो गया? बढ़ गया। जब फुफ्फुसीय आयतन बढ़ गया तो दाब क्या हो गया? भाई जब आयतन बढ़ता है तो दाब क्या हो जाता है? कम। ये आपने बॉयल का नियम एक पढ़ा होगा। बॉयल का नियम केमिस्ट्री में आता है। केमिस्ट्री में बॉयल का नियम आता है कि प्रेशर जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है दाब के। वो प्रेशर दाब के लिए आयतन के, प्रेशर दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हाँ भी कर प्रेशर दाब के लिए तो प्रेशर होता है वो वॉल्यूम या आयतन के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब एक को बढ़ाओ तो दूसरा घटता है। तो यहाँ वही वो आयतन बढ़ा था तो दाब क्या हो गया? आयतन बढ़ा तो दाब कम हो गया। अब बाहर दाब ज्यादा अंदर कम, दाब बाहर से भी कम हो जाता है। तो अब जब बाहर दाब ज्यादा है अंदर कम है तो यहाँ पर क्या होगा? दाब कम होने से वायु बाहर से फेफड़ों में प्रवेश करती है। वायु बाहर से कहाँ आ जाएगी? फेफड़ों में आ जाएगी। इसी को क्या बोलते हैं? अंतःशोषण। ठीक है, तो अंतःशोषण में बात करते हैं क्या हुआ? एक तो डायफ्राम का संकुचन हुआ, दूसरा बाह्य अंतरापलशु पेशियों का संकुचन हुआ। दोनों के संकुचन से क्या हुआ कि पहले तो वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ा, वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ा तो फेफड़ों का आयतन भी बढ़ा, आयतन बढ़ा तो दाब कम हो गया, बाहर दाब ज्यादा अंदर दाब कम, वायु बाहर से अंदर आ गई। अच्छा, ये जो अंतःशोषण है ये एक सक्रिय प्रक्रिया हम इसको कहते हैं। भाई अंतःशोषण जो है वो क्या होती है? सक्रिय होती है ना। सक्रिय क्यों? क्योंकि पेशियों का संकुचन हो रहा है। तो अंतःशोषण जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है, सक्रिय प्रक्रिया है। दूसरा सामान्य अंतःशोषण में जो समय लगता है वो लगता है कितना? 2 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, सामान्य अंतःशोषण में समय कितना लगेगा? 2 सेकंड। ठीक है, तो ये तो हो गया अंतःशोषण के बारे में। चलिए अब दूसरा पढ़ते हैं अपन। दूसरा अपन पढ़ते हैं यहाँ पर बाह्य श्वसन, या जिसको क्या बोलते हैं? बाह्य श्वसन या एक्सपायरेशन। देखिए बाह्य श्वसन में किसी भी पेशियों का संकुचन नहीं होगा। जो संकुचन हुआ है वही अपनी विराम अवस्था में जाएंगी। मतलब मैं कहता हूं कि बाह्य श्वसन में एक तो जो डायफ्राम था उसका क्या होगा? शिथिलन होगा। डायफ्राम का क्या हुआ? शिथिलन हुआ। तो जो डायफ्राम चपटा हो चुका था वो वापस से कैसा हो गया? गुम रखा। जो नीचे आया था वो वापस से कैसा हो गया? गुम रखा। तो डायफ्राम का शिथिलन हुआ जिससे कि डायफ्राम वापस से क्या हो गया? डायफ्राम गुंबदाकार हो गया। मतलब किस तरफ गया? ऊपर की तरफ। जब डायफ्राम ऊपर की तरफ गया तो वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ा कि घटा? तो यहाँ पर वक्षीय गुहा का जो आयतन था ये आयतन क्या हो गया? कम हो गया। इसी तरीके से EICM का भी शिथिलन हुआ। भाई एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, इनका भी क्या हुआ? इनका भी शिथिलन हुआ। तो इनके शिथिलन की वजह से उरोस्थी कहाँ गई? नीचे और अंदर की तरफ। उरोस्थी वापस अपनी पोजीशन पे गई, नीचे और अंदर की तरफ। तो वक्षीय गुहा का आयतन फिर कम हो गया। भाई जिस दिशा में बढ़ा था उसी दिशा में क्या हो गया? कम हो गया। तो EICM का शिथिलन हुआ जिससे उरोस्थी नीचे व अंदर की ओर, नीचे और अंदर की तरफ चली गई। अब उरोस्थी जब नीचे और अंदर की ओर गई तो वक्षीय गुहा का आयतन, यहाँ पर भी क्या हुआ? वक्षीय गुहा का जो आयतन था वो आयतन क्या हो गया? तो वक्षीय गुहा का आयतन कम। ठीक है, मतलब जिस दिशा में बढ़ा था ये अग्र पश्चिम दिशा में बढ़ा था तो ये अग्र पश्चिम दिशा में कम हो गया। ये अधर पृष्ठ बढ़ा था तो ये अधर पृष्ठ ही कम हो गया। जब वक्षीय गुहा का आयतन कम हुआ तो फेफड़ों का आयतन, भाई जब इसका आयतन कम हुआ तो यहाँ पर क्या कहोगे? फुफ्फुसी आयतन क्या हुआ? फुफ्फुसी आयतन भी डिक्रीज हुआ, कम हुआ। फुफ्फुसी आयतन कम हुआ तो दाब क्या हुआ? दाब बढ़ गया ना। फुफ्फुसी दाब बढ़ गया। अब अंदर दाब अधिक, बाहर दाब कम। तो वायु उच्च से निम्न की तरफ जाएगी। मतलब अब वायु फेफड़ों से बाहर निकलती है। ठीक है, तो दोनों बात समझ में आ गई है। अंतःशोषण, बाह्य श्वसन। अंतःशोषण में फ्रेनिक पेशियां मतलब डायफ्राम और EICM के संकुचन से वक्षीय गुहा का आयतन
बढ़ेगा कि कम होगा? संकुचन से आयतन बढ़ेगा तो फेफड़ों का आयतन भी बढ़ेगा तो दाब कम होगा, तो वायु अच्छे से निम्न आ जाएगी। और वायु श्वसन में डायफ्राम का क्या होगा? शिथिलन। ईआईसीएम का क्या होगा? शिथिलन। और दोनों के शिथिलन के कारण बक्षी गुहा का आयतन कम होगा तो फेफड़ों का आयतन भी कम होगा। आयतन कम होगा तो दाब बढ़ेगा तो वायु अंदर से बाहर की ओर जाएगी। इसको हम क्या करेंगे? बाह्य श्वसन। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो ये सामान्य श्वसन की क्रियाविधि थी। और अच्छा, बाह्य श्वसन जो होता है वो निष्क्रिय प्रक्रिया है। बाह्य श्वसन निष्क्रिय क्यों? किसी भी पेशियों का संकुचन यहाँ पर नहीं हो रहा है। और सामान्य बाह्य श्वसन होता है 3 सेकंड का। सामान्य बाह्य श्वसन कितने समय का? 3 सेकंड का होता है। ये तो था सामान्य श्वसन की। सामान्य अंतः श्वसन कैसे होगा और सामान्य बाह्य श्वसन कैसे होगा। अब अपन बात करते हैं बलपूर्वक अंतः श्वसन और बलपूर्वक बाह्य श्वसन की। तो देखिए, बलपूर्वक अंतः श्वसन जब होता है उस समय ये जो हमारी उदर पेशियां होती हैं ये फैलती हैं। उदर पेशियां क्या होंगी? फैलेंगी। जब उदर पेशियां फैलेंगी तो हमारे अमाशय आंत को नीचे जाने को जगह और मिल जाएगी। तो अमाशय आंत क्या होंगे? थोड़े से नीचे जाएंगे। तो डायफ्राम जो इस तरह से चपटा हो रहा था वो अब और चपटा हो सकता है। डायफ्राम को नीचे और ज्यादा जाने को जगह मिल गई तो डायफ्राम ज्यादा चपटा हुआ तो ऊपर वक्षीय गुहा का आयतन और ज्यादा बढ़ा। जब और ज्यादा बढ़ा तो अतिरिक्त वायु भी अंदर आ जाएगी। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या हुआ? देखिए, बलपूर्वक अंतः श्वसन की जब अपन बात कर रहे हैं तो हमने कहा उदर पेशियों का प्रसार हुआ। उदर पेशियों का क्या हुआ? प्रसार हुआ, मतलब उदर पेशियां फैली। जब उदर पेशियां फैली तो जो उदर के घटक थे, मतलब जैसे अमाशय हो गया, अमाशय आंत, जो भी उदर में था अंग वो कहां पर गया इत्यादि, इनको नीचे की ओर जगह मिल गई तो थोड़े से ये नीचे की ओर विस्थापित हो गए तो डायफ्राम और ज्यादा चपटा हो गया। भाई जिस वजह से क्या हुआ? डायफ्राम अधिक चपटा हो गया। और डायफ्राम जब अधिक चपटा हो गया तो वक्षीय गुहा और फेफड़ों दोनों का आयतन और बढ़ गया। वक्षीय और कौन सा आयतन? वक्षीय और फुफ्फुसीय आयतन ये और अधिक बढ़ता है और अधिक बढ़ गया। जब आयतन और अधिक बढ़ गया तो दाब और अधिक कम हो गया। भाई दाब तो पहले भी कम था, अब और अधिक कम हो गया। जब दाब और अधिक कम हो गया तो क्या होगा? तो यहां पर अतिरिक्त वायु प्रवेश करती है, जिसकी वजह से क्या होगा? अतिरिक्त वायु फेफड़ों में, इसकी वजह से अतिरिक्त वायु भी फेफड़ों में आ गई। ठीक है, बात समझ में आई यहाँ पर? तो इसको हम क्या बोलते हैं? बलपूर्वक अंतः श्वसन की उदर पेशियां फैली तो अमाशय आंत को नीचे भी जगह मिली थोड़ी सी, क्योंकि फैली तो चारों तरफ से फैली तो नीचे भी तो जगह मिली। तो अमाशय आंत जो उदर घटक थे वो नीचे चले गए तो डायफ्राम जो इस तरह से चपटा हो रहा था और ज्यादा नीचे चला गया क्योंकि इसको नीचे और ज्यादा जगह मिल गई तो आयतन और अधिक बढ़ गया। तो आयतन और अधिक बढ़ गया तो दाब और अधिक कम हो गया, जिससे अतिरिक्त वायु अंदर की तरफ आई। अब इसी तरह से अपन बात करते हैं बलपूर्वक बाह्य श्वसन की। अच्छा, बलपूर्वक बाह्य श्वसन में क्या हुआ? एक तो उदर पेशियों का संकुचन हुआ। किसका संकुचन हुआ? उदर पेशियों का संकुचन हुआ। उदर पेशियों का संकुचन। जब उदर पेशियों का संकुचन हुआ, ये पेशियां संकुचित हुई तो अमाशय आंत और ऊपर की तरफ आ गए। भाई जब उदर पेशियों का संकुचन हुआ तो जो उदर गुहा में थे जैसे कि अमाशय व आंत इत्यादि किस तरफ आ गए? ऊपर की ओर आए। तो जब ये ऊपर की ओर आए तो डायफ्राम गुंबदाकार था, इसको धक्का पड़ा तो और ज्यादा गुंबदाकार हो गया। डायफ्राम और ज्यादा गुंबदाकार हो गया। डायफ्राम अधिक गुंबदाकार हुआ। ठीक है, डायफ्राम और ज्यादा गुंबदाकार हुआ तो आयतन क्या हुआ? वक्षीय गुहा और फेफड़ों का आयतन और अधिक कम हो गया। जब ये और अधिक कम हो गया तो अतिरिक्त वायु भी बाहर निकल गई, क्योंकि दाब और अधिक बढ़ गया तो अतिरिक्त वायु भी क्या हुई? बाहर निकल गई। एक तो ये काम हुआ। दूसरा काम भी हुआ यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर दूसरा काम क्या हुआ था? आईआईसीएम का संकुचन हुआ। अंतः परशुक पेशियां, अभी इनकी रोल अपने कहीं पढ़ाई नहीं था। आईआईसीएम का संकुचन हुआ। ये क्या करती हैं? रिब्स या पसलियों को किस तरह खींचती हैं? रिब्स या पसलियों को ये कहां खींचती हैं? अंदर की ओर। आईआईसीएम का संकुचन हुआ जिससे रिब्स या पसलियां किधर खींची? अंदर की ओर। तो इससे भी आयतन कम हुआ। वक्षीय गुहा और फेफड़ों का आयतन दोनों का, इन दोनों चीजों से क्या हो रहा है? दोनों ही कारणों से आप देखो, वक्षीय गुहा व फुफ्फुसीय आयतन, वक्षीय गुहा और फुफ्फुसीय आयतन क्या हो रहा है? अधिक कम होगा। जब ये अधिक कम हुआ तो दाब में अधिक वृद्धि हुई। और जब दाब में अधिक वृद्धि हुई तो क्या होगा? अतिरिक्त वायु फेफड़ों से बाहर जाती है। ठीक है, अतिरिक्त वायु जो होती है वो फेफड़ों से बाहर निकल आती है। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं? बलपूर्वक बाह्य श्वसन। ठीक है, तो क्लियर है? बलपूर्वक अंतः श्वसन और बलपूर्वक बाह्य श्वसन। बलपूर्वक अंतः श्वसन में उदर पेशियों का प्रसार है और बलपूर्वक बाह्य श्वसन में उदर पेशियों का भी संकुचन है और साथ ही साथ आईआईसीएम मतलब अंतः परशुक पेशियों का भी क्या है? संकुचन है। चलिए, अब अपन बात करते हैं यहाँ पर श्वसन से संबंधित विकार। श्वसन से संबंधित विकार या जिसको अपन क्या बोलते हैं? डिसऑर्डर। पहला विकार है अस्थमा। अस्थमा क्या होता है? दमा। अच्छा, पहला विकार है अस्थमा या दमा। ये जो अस्थमा होता है या दमा होता है ये एलर्जिक विकार है। एलर्जिक विकार है मतलब ये किसके कारण होता है? ये एक प्रकार की एलर्जी है। एलर्जी का मतलब शरीर की अत्यधिक संवेदनशीलता।
उसको एलर्जी कहते हैं। मतलब हमारा शरीर किसी भी चीज के लिए जरूरत से ज्यादा संवेदना व्यक्त करने लगे, वो क्या है? एलर्जी है। जैसे मान लो धूल के कण आ गए, भाई धूल आने पे छींक आना तो सामान्य बात है, लेकिन धूल आने पर सांस लेने में दिक्कत होने लगे, चक्कर आने लगे, दम घुटने लगे, तो वो क्या है? वो एलर्जी है, क्योंकि हमारा शरीर उसके लिए जरूरत से ज्यादा संवेदनशील हो रहा है। जैसे कई लोगों को खाने पीने की चीज से एलर्जी होती है, किसी को मान लो पनीर से एलर्जी है, किसी को दूध से एलर्जी है, दूध पिया पेट खराब हो गया, उल्टी आने लगी, किसी को पनीर से खाने पीने की चीज से भी एलर्जी हो सकती है, किसी को कोई परफ्यूम से एलर्जी है, किसी ने परफ्यूम लगाया सर दर्द होने लगा, तो वो क्या है? परफ्यूम से एलर्जी है ना। और पढ़ने से एलर्जी सबको होती है, बोले वो कोली नींद आने लगी है ना, तो बोले वो भी एलर्जी है। तो ये सब चीजें क्या है? किसमें आती है? एलर्जी में। जब शरीर जरूरत से ज्यादा संवेदना व्यक्त करने लगता है किसी चीज के लिए, उसको अपन एलर्जी कहते हैं। तो ये जो दमाई अस्थमा होती है ना, ये दमाई अस्थमा एक एलर्जी होती है, जो एलर्जी जनरली धूल के कणों से, ये जो पराग कण होते हैं, पराग कण होते हैं ना, आपने पढ़े होंगे, पराग कण वायु होते हैं, उनसे भी एलर्जी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है? जो हमारी श्वसनिकाएं होती हैं, जिसको एलर्जी होती है, और वो कारक अंदर चला गया, तो श्वसनिकाओं में तीव्र संकुचन होता है। श्वसनिकाओं में क्या होगा? तीव्र संकुचन होगा, तो वायु का मार्ग सकरा हो जाएगा, जिससे पूरी CO2 हम फेफड़ों से निकाल नहीं पाते, जिसकी वजह से CO2 धीरे धीरे फेफड़ों में इकट्ठी होने लगती है, और फिर व्यक्ति को बलपूर्वक श्वसन करना पड़ता है, बाह्य श्वसन भी बलपूर्वक करना पड़ता है। तो जिससे थोड़ी देर में आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में, जिनको अस्थमा जमा होता है, पंप लगाते हैं ना, वो पंप होता है, असली में भी देखा है, ठीक है, वो पंप लगाते हैं। वो पंप क्या होता है? श्वसनी प्रसारक होती है, उसमें जो दवाई होती है वो क्या होती है? श्वसनी प्रसारक, जिससे वो श्वसनियों को वापस से क्या कर देती है? फैला देती है, वापस से फैला देती है, क्योंकि व्यक्ति ज्यादा देर तक बलपूर्वक सांस नहीं ले सकता, पेशियां थक जाएंगी, ऊर्जा खत्म हो जाएगी, पेशियां थक जाती हैं, व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो यहाँ पर इसी को अस्थमा या दमा कहते हैं। एलर्जिक विकार होता है जिसमें कि श्वसनी शोध होगा, व साथ ही साथ श्वसनिकाओं में तीव्र संकुचन होगा। श्वसनिकाओं में क्या होगा? तीव्र संकुचन होगा, जिसको अपन स्पाज्म कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्पाज्म कहा जाता है, ठीक है। इसी को अपन क्या बोलते हैं? जिसकी वजह से क्या होगा? श्वसन में कठिनाई आने लगती है, इसी को हम कहते हैं अस्थमा या दमा, ठीक है। और जो वो पंप होता है, पंप में क्या होते हैं? श्वसनी प्रसारक होते हैं, वो वैसे याद रखने को बताया। दूसरा जो है यहाँ पर, दूसरा विकार है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा मतलब जिसको अपन कहते हैं वात स्फीति रोग कहते हैं। एम्फाइसीमा को स्मोकर्स डिसीज भी कहते हैं। स्मोकर डिसीज क्यों कहते हैं? सामान्यतः ये चेन स्मोकर में देखी गई है। जो चेन स्मोकर्स होते हैं, जो बहुत अधिक धूम्रपान करते हैं, उनमें देखी जाती है जनरली वात स्फीति रोग या एम्फाइसीमा होती है। ये क्रोनिक डिसऑर्डर होती है। क्रोनिक को हिंदी में क्या बोलते हैं? चिरकालिक रोग होता है ये। अब चिरकालिक रोग का मतलब क्या होता है? चिरकालिक को कहते हैं क्रोनिक। क्रोनिक का मतलब क्या होता है? ऐसा रोग जो लंबे समय तक चलता है, जल्दी से ठीक नहीं होता, उसको क्रोनिक या चिरकालिक कहा जाता है, जो कई सालों तक चलता रहता है। ऐसे रोग को अपन क्या कहते हैं? चिरकालिक। तो देखिए इसमें होता क्या है एम्फाइसीमा या वात स्फीति रोग में, इसमें जो कोशिकाओं की भित्ति होती है ना, वो नष्ट होने लगती है। कोशिकाओं की भित्ति नष्ट होगी तो गैसों का विनिमय तो कोशिकाओं की भित्ति से ही होता है। जब कोशिकाओं की भित्ति नष्ट हो गई तो गैसीय विनिमय की क्षेत्रफल क्या हो गया? कम हो गया ना। गैसीय विनिमय का क्षेत्रफल क्या हो गया? कम हो गया। तो रक्त में ऑक्सीजन कम जाएगी और रक्त से CO2 भी कम आएगी, मतलब गैसों की कमी हो जाएगी, सीधी सी बात है। तो इसमें इस रोग में कुपिकीय वृत्ति क्या होती है? कुपिकीय वृत्ति क्षतिग्रस्त होती है। इस रोग में कुपिकीय वृत्ति क्षतिग्रस्त होती है, और जब कुपिकीय वृत्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है, उस कारण से क्या होता है? इस कारण से गैसीय विनिमय का जो क्षेत्रफल होता है, गैसीय विनिमय का क्षेत्रफल क्या होगा? कम हो जाएगा। तो शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी। इसी को अपन क्या बोलते हैं? एम्फाइसीमा या वात स्फीति रोग। और इसके बारे में एक बात और, इसका पूर्ण उपचार संभव नहीं है। पूर्ण उपचार संभव नहीं। पूर्ण उपचार संभव नहीं का मतलब क्या है? जैसे मान लो हमारे दोनों फेफड़ों में कितनी कोशिकाएं हैं? 300 मिलियन है। 300 मिलियन है तो 300 मिलियन में से मान लो 280 मिलियन बची, तो 280 मिलियन को तो बचा सकते हैं, वापस से 300 मिलियन नहीं किया जा सकता। इसलिए कह रहे हैं पूर्ण रूप से उपचार संभव नहीं है, ठीक है। चलिए तीसरे रोग की बात करते हैं। तीसरा रोग है ORD, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, या जिसको कहते हैं व्यावसायिक श्वसन रोग। इसको अपन क्या बोलते हैं? व्यावसायिक श्वसन रोग। अच्छा, इसको व्यावसायिक श्वसन रोग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये व्यवसाय के कारण होता है। मतलब जैसे किसी व्यक्ति का व्यवसाय है, कोयले की खदानों में काम करते हैं, जो पत्थर घिसाई के उद्योग में काम करते हैं, उनमें धूल लगातार जाती रहती है ना, और इससे होने वाला जो रोग होता है उसको क्या बोलते हैं? व्यावसायिक श्वसन रोग। और व्यावसायिक नाम क्यों दिया? नाम समझ में आया? क्योंकि व्यवसाय के कारण है। और इस रोग में क्या होता है? फेफड़ों के ऊपरी भाग की फाइब्रोसिस, या जिसको कहते हैं रेशा, फेफड़ों के ऊपरी भाग की इसको फाइब्रोसिस कहते हैं। फाइब्रोसिस मतलब फेफड़ों का जो ऊपरी भाग है ना, उसमें फाइबर्स या रेशों का जमा हो जाता है। जैसे ये फेफड़े हैं, इसके ऊपरी भाग में क्या जम जाएंगे? फाइबर्स या रेशों का जमा हो जाएगा। तो जब इसके ऊपरी भाग में फाइबर्स या रेशे जम गए तो वहां से गैसों का विनिमय बंद हो गया, उसकी प्रत्यास्थता कम हो गई। उसकी प्रत्यास्थता क्या हो गई? उस भाग की कम हो गई। तो फेफड़े पूरी तरह से ना तो प्रसार होगा उस भाग में, ना ही संकुचन होगा, ठीक है। तो गैसों की कमी हो जाएगी। इसी को अपन क्या बोलते हैं? ORD। और ये किस वजह से होता है? कोयले की धूल जाने से। ये होता है पत्थर की घिसाई की वजह से, ठीक है। तो ये क्यों होती है? ये कोयले की धूल, पत्थर की घिसाई, इन कारणों से होती है। और इसके 3 उदाहरण हैं। देखिए, एक उदाहरण तो है न्यूमोकोनियोसिस। ये न्यूमोकोनियोसिस होता है कोयले की धूल जाने की वजह से। कोयले की धूल जाने की वजह से अगर फेफड़ों की प्रत्यास्थता कम हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? न्यूमोकोनियोसिस। ये सब इसी के उदाहरण है ORD के। एक होता है सिलिकोसिस। आपने केमिस्ट्री में सिलिका पढ़ा होगा। तो सिलिका की धूल में जो सिलिका होता है, पत्थर में जो निकलता है, तो सिलिका के कारण
और ऐसे ही होता है पत्थरों से निकलने वाला एस्बेस्टॉस। ये मिट्टी में भी होता है, पत्थर में भी होता है एस्बेस्टॉस, उससे होती है एस्बेस्टोसिस। एस्बेस्टोसिस किस कारण से हो जाती है? एस्बेस्टॉस के कारण। और ये क्या होते हैं? एस्बेस्टॉस, सिलिका, ये मिट्टी और पत्थर में मिलने वाले तत्व होते हैं और ये लगातार श्वसन में जाते रहे तो फेफड़ों की प्रत्यास्थता को कम कर देते हैं। ठीक है, इसी को अपन ओआरडी कहते हैं, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज, क्योंकि ये जो होती है ये किसके कारण से होती है? व्यवसाय के कारण होती है। ठीक है, और एक है लास्ट में श्वसनी शोथ। श्वसनी शोथ या जिसको अपन कहते हैं ब्रोंकाइटिस, श्वसनी शोथ या ब्रोंकाइटिस। तो श्वसनी का संक्रमण व सूजन, इसमें श्वसनी में संक्रमण हो जाएगा, संक्रमण व सूजन आ जाएगी, जिसकी वजह से श्वसनी में ज्यादा श्लेष्मा निकलेगा, खांसी आने लगेगी, उसी को क्या बोलते हैं? श्वसनी शोथ। ठीक है, तो ये थे इससे संबंधित विकार जो एनसीईआरटी में दिए हुए। हाँ, तो चलिए श्वसन तंत्र से संबंधित कुछ बातें करते हैं। अभी इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ सामान्य बातें, जैसे कि अपन बात करते हैं एक तो जिसको अपन कहते हैं स्नीजिंग, स्नीजिंग या छींकना, और एक होता है कफिंग। कफिंग मतलब क्या होता है? खांसना। दोनों में क्या अंतर है? वही स्नीजिंग या छींकना और कफिंग मतलब खांसना, दोनों में क्या अंतर होता है? देखो, तो स्नीजिंग की बात करें, अगर छींकने की बात करें, तो कोई भी इरिटेंट, देखिए कोई भी बाहरी पार्टिकल, बाहरी कण अगर नाक में होगा तो उसको बाहर निकालने के लिए जो वायु तेजी से निकलती है उसको अपन क्या बोलते हैं? स्नीजिंग या छींकना। ठीक है, मतलब यहाँ पर बाहरी कण कहाँ है? बाहरी कण, अगर बाहरी कण नाक में या बाहरी कण को नाक से निकालने के लिए वायु का तीव्र बाहर निकलना, इसको अपन कहते हैं स्नीजिंग या छींकना। और कफिंग, खांसी का बात है जब कोई बाहरी कण मतलब श्लेष्मा भी होता है, एक इरिटेट, मतलब बाहरी कण का मतलब कोई भी ऐसी चीज जो उसको क्या कर रही है? इरिटेट कर रही है, वहां कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है। ठीक है, अगर ये चीज अगर ट्रेकिया में हो या फिर निचले श्वसन मार्ग में हो, जैसे कि फेफड़े वगैरह में, तो फिर उसको निकालने के लिए जो वायु बाहर निकलती है उसको अपन क्या बोलते हैं? खांसना। तो अधिक श्लेष्मा या तो श्लेष्मा या बाहरी कण, श्लेष्मा या किसी बाहरी कण को श्वास नली या फेफड़ों से बाहर निकालने के लिए वायु का तीव्रता से बाहर निकलना, इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको हम कहते हैं कफिंग या खांसना। ठीक है, अच्छा एक होता है हिकअप्स। हिकअप्स कहते हैं ना जिसको, हिकअप्स या हिचकी आना, हिकअप्स या हिचकी। तो हिकअप्स या हिचकी कब आती है? जब कोई याद करता है तो ये जो डायफ्राम है ना पेशियां, इनमें तीव्रता से तेजी से संकुचन होता है, और जब डायफ्राम में संकुचन होता है आपको पता है डायफ्राम नीचे जाता है, डायफ्राम नीचे जाएगा, वक्षी गुहा का आयतन अचानक से बढ़ेगा, और जब वक्षी गुहा का आयतन अचानक बढ़ेगा, भाई यहाँ पर ये वक्षी गुहा का आयतन तीव्रता से बढ़ा अगर आयतन, तो दाब एकदम से क्या होगा? कम होगा। तो ये जो एपिग्लॉटिस है, ये जो ढक्कन है इसका, ये तेजी से खींचेगा अंदर की तरफ, क्योंकि अंदर दाब क्या हुआ? अचानक से कम हुआ। इसी के बंद होने की आवाज आती है इसकी। ग्लॉटिस जो छिद्र होता है उसके ऊपर होता है ना एपिग्लॉटिस ढक्कन, उसी एपिग्लॉटिस के बंद होने की आवाज होती है। और ऐसा डायफ्राम बार-बार लगातार संकुचित कर रहा होता है बहुत तेजी से, जिससे कि एपिग्लॉटिस बार-बार बंद हो रहा होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? हिकअप्स या हिचकी। तो क्या लिखें जब कोई याद करता है तो डायफ्राम में तीव्र संकुचन होता है, जिससे एपिग्लॉटिस होता है तीव्रता से बंद होता है, इसी को अपन क्या बोलते हैं? हिकअप्स या हिचकी। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद एटेलियोसिस हिंदी में एटेलियोसिस ही कहते हैं, कुपिकाओं का पिचकना, उसको अपन क्या बोल देते हैं? एटेलियोसिस कहते हैं। कुपिकाएं किसी भी कारण से पिचक जाए, जैसे एक कारण तो मैंने बताया था आपको, किस कारण से पिचक सकती है? पृष्ठ तनाव बढ़ जाए, किसकी कमी से? लेसिथिन, यानी लेसिथिन बढ़ा था, लेसिथिन पिचकने से बचाता है, कुपिकाओं को पृष्ठीय तनाव को कम करता है। अगर लेसिथिन कम हो जाए तो पृष्ठीय तनाव बढ़ जाएगा, कुपिकाएं पिचक जाएंगी। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? एटेलियोसिस। मतलब एटेलियोसिस का मतलब है सीधी सी बात क्या है? कुपिकाओं का पिचकना। कुपिकाएं पिचक जाती हैं तो उसको एटेलियोसिस कहते हैं। अच्छा, इसमें एक हेल्डन प्रभाव नहीं बताया, शायद हेल्डन प्रभाव बताया था क्या? हेल्डन प्रभाव, हेरिंग ब्रूअर तो बताया था, बोर प्रभाव भी बताया था। अच्छा, बोर प्रभाव क्या होता है? CO2 अधिक होने से ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटता है, उसको बोर प्रभाव कहते हैं। और बोर प्रभाव हमने पढ़ा था ऑक्सीजन के परिवहन में। हेल्डन प्रभाव होता है CO2 के परिवहन से संबंधित है, CO2 के परिवहन से संबंधित होता है हेल्डन प्रभाव। हेल्डन प्रभाव क्या बताता है? देखो, आपने अगर जो अपन आरबीसी वाली एक कहानी पढ़ी थी कि यहाँ से जब CO2 आती है, CO2 HHB, CO2 ये होता है ना, ये टूटता है तो क्या बनता है? HHB प्लस CO2। ये CO2 चली जाती है कुपिका में, ध्यान आ रहा है? ऐसा कुछ लिखा था मैंने, HHB बच जाता है और कुपिकाओं से क्या आ जाती है? ऑक्सीजन, और ये किससे जुड़ती है? HHB से, तो क्या बन जाता है? हाइड्रोजन अलग हो जाती है और HbO2 अलग हो जाता है। ये पढ़ा था ना मैंने कि जब ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन की उपस्थिति में हीमोग्लोबिन से जुड़ती है तो हाइड्रोजन अलग हो जाती है और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। इसका मतलब ऑक्सीजन जब आई तो हाइड्रोजन आयन निकले। भाई ऑक्सीजन जब आई तो क्या निकला? हाइड्रोजन आयन। मतलब हाइड्रोजन आयन निकल रहे हैं, मतलब एक तरह से अम्ल की तरह कार्य कर रही है। भाई अम्ल किसको कहते हैं? जैसे ऑक्सीजन आई, हाइड्रोजन आयन अलग हुए तो कोई एक तरह का अम्ल हुआ ना। ऑक्सीजन ने अम्ल की तरह काम किया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन ने अम्ल की तरह काम किया, क्योंकि जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा है तभी ऑक्सीजन मुक्त हो रही है। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं? हेल्डन प्रभाव। कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन मतलब HbO2 माइनस प्रबल अम्ल की तरह कार्य करना है। ये हेल्डन ने बताया था, इसलिए इसको क्या कहा गया?
इसलिए इसको हेल्डन प्रभाव कहा गया कि जब ऑक्सीजन आती है, ने क्या बोला था कि जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा तो हाइड्रोजन मुक्त हो जाएगी। हाइड्रोजन मुक्त हो जाएगी मतलब अम्ल की तरह। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो भी बन रहा है उसके बनते समय अगर हाइड्रोजन मुक्त हो मतलब वो किसकी तरह काम कर रहा है? अम्ल की तरह। तो यहाँ ऑक्सी हीमोग्लोबिन किस तरह काम करती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो अम्ल की तरह कार्य करती है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? हेल्डन प्रभाव। ठीक है, क्लियर है? चलिए तो अच्छा, अब इसमें अलग अलग जंतुओं के श्वसनांग अपन ने लिख लिए थे स्टार्टिंग में। तो अच्छा, इसमें बात वही है कि ये अपन पढ़ते जैसे उत्सर्जन अंग में लिखा था ना अपन ने, सारी फाइलम लिखी थी और उनके उत्सर्जी अंग लिखे थे, वैसे ही अपन सारी अलग अलग पढ़ते हो आप एनिमल किंगडम में, वो तो अलग अलग पढ़ते ही है, लेकिन यहाँ पर सबको इकट्ठा लिख रहे हैं कि किस फाइलम में कौन से श्वसन अंग होंगे। तो देखिए, श्वसन अंग की उपस्थिति अगर देखी जाए तो पोलीफेरा से अगर अपन देखें ना, तो पोलीफेरा में तो कोई भी अलग से श्वसनांग नहीं है। सीलेंट्रेटा में भी नहीं है। सीलेंट्रेटा के बाद क्या आते हैं? टीनोफोरा में भी नहीं है। प्लेटीहेल्मिन्थेस में भी नहीं है। एस्केहेल्मिन्थेस में भी नहीं है। इनमें तो बॉडी सरफेस या शरीर सतह द्वारा, इसमें बॉडी सरफेस या पृष्ठीय सतह जो होती है, बॉडी पृष्ठ जो होता है उसके द्वारा होता है, कोई भी अलग से श्वसनांग नहीं है। एनीलिडा पे आते हैं। एनीलिडा में क्या आता है? केंचुआ। एनीलिडा में केंचुआ आता है, जोंक आती है, इसमें एग्जांपल में आता है ना, पहले मैंने लिखा भी था, केंचुआ होता है, जोंक होती है, ये एनीलिड्स होते हैं। इनमें जो श्वसन होता है नम त्वचा के द्वारा होता है। इनमें किसके द्वारा होता है? जनरली नम त्वचा के द्वारा होता है। आर्थ्रोपोडा, भाई आर्थ्रोपोडा में क्या क्या आते हैं? देखो, आर्थ्रोपोडा में एक तो जैसे झींगा हो गया, ठीक है, इनमें होता है केकड़ा हो गया, झींगा केकड़ा। इनमें तो जो श्वसन होता है ये गिल्स के द्वारा होता है, गिल्स जो होते हैं, और बुक लंग्स के द्वारा होता है। इसमें बुक लंग्स होते हैं। उसके बाद इंसेक्ट में श्वसन जो होता है, इंसेक्ट या कीट में जो श्वसन होता है वो किसके द्वारा होता है? वो होता है ट्रेकिया के द्वारा। ट्रेकिया के द्वारा होता है इंसेक्ट या कीट में। इंसेक्ट या कीट में किसके द्वारा होगा? ट्रेकिया के द्वारा होता है। फिर इसके बाद आपको लिमुलस की बात करते हैं अपन। लिमुलस, जिसको किंग क्रैब कहते हैं, सुना होगा आर्थ्रोपोडा में, पहले तो पढ़ा होगा, नहीं सुना तो सुन लो। लिमुलस या किंग क्रैब होता है, इसमें श्वसन होता है बुक गिल्स के द्वारा। इसमें किसके द्वारा होगा? बुक गिल्स के द्वारा होता है। आर्थ्रोपोडा के बाद आता है मोलस्का। मोलस्का में जो श्वसन होता है फेदर लाइक गिल्स या पर के समान गिल्स, गिल्स होते हैं जो किसके समान होते हैं? पर के समान होते हैं, जिसको कहते हैं टीनिडिया। इनको कहा जाता है टीनिडिया। उसके बाद आता है इकाइनोडर्मेटा, जिसमें स्टारफिश वगैरह आती है। इकाइनोडर्मेटा में जो श्वसन होता है वो श्वसनांग है इसके डर्मल ब्रेंकी होते हैं। ट्यूब फीट होते हैं इसके, ट्यूब फीट या इसकी हिंदी नाल पास लिखा हुआ है कई जगह। ट्यूब फीट से होता है, डर्मल ब्रेंकी से होता है इसमें श्वसन। फिर इसके बाद क्वाड्रेटा पे आ जाए, भाई हेमिक्वाड्रेटा होता है एक तो। हेमिक्वाड्रेटा में फिर गिल्स से होगा। भाई क्वाड्रेटा में आते हैं तो मछली की अगर बात करें, पाइसेस में किससे होता है? गिल्स से होता है। उभयचर में त्वचा से भी होता है, फेफड़े से होता है, मुख गुहा से होता है। ये सब लिखा था मेहनत में अपने। सरीसृप में क्या होता है? फेफड़े। और फिर मैमल्स या स्तनधारी किससे होता है? इनमें फेफड़े से। पक्षियों में भी कैसे होता है? इनमें भी फेफड़े होता है। तो यहाँ पर ये सभी फाइलम जो है उनके मुख्य श्वसनांग हैं। कुछ अपवाद हैं हर जगह, लेकिन वो अपवादों की बात करते हैं जब अपन किंगडम को अलग अलग फाइलम पढ़ते हैं तब। ठीक है, ये तो एक जनरल बता दिया आपको किसमें क्या श्वसनांग होगा। स्पाइरोमीटर क्या होता है? चलो एक चीज और बता दूं, कुछ लिया है। स्पाइरोमीटर एक्चुअली वायु का आयतन मापने वाला यंत्र होता है, जिसमें हम आरवी को छोड़कर सारे नाप सकते हैं। जो स्पाइरोमीटर होता है, वायु का जो आयतन होता है फेफड़ों में, अपन बोलते हैं ज्वारीय आयतन कितना होता है, अंतराशोसितारक आयतन कितना होता है, वो आयतन को मापने वाला अंग होता है स्पाइरोमीटर। और स्पाइरोमीटर से अपन सारे आयतन माप सकते हैं जो बाहर निकलते हैं और अंदर जाते हैं। तो ऐसा कौन सा आयतन है जो ना बाहर निकलता है ना अंदर जाता है? आरवी। तो आरवी को नहीं नाप सकते, बाकी सबको माप सकते हैं। ठीक है ना, तो आरवी को छोड़कर सबको माप सकते हैं स्पाइरोमीटर से।